पर मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि क्या आंदोलन के रूप में प्रेस बयान बहुत लोगों के हुए, पर क्या आंदोलन के रूप में सड़क पर निकल करके उस दौर के नेताओं ने या पार्लियामेंट के अंदर क्या मंडल रिपोर्ट के लिए आवाज़ बुलंद की गई? मुझे कोई नज़र नहीं आता है। मुझे मानवर कांशीराम साहब ने बताया कि आदरणीय चंद्रजीत यादव से कहा, निवेदन किया गया कि आप इसको उठाइए, लागू कीजिए, तो उन्होंने कहा कि हमारा टिकट कट जाएगा। ये टिकट ऐसी मजबूरी हमारी गले की फांस बन गई कि उसके कारण और टिकट छापने की सारी मशीनें उनके पास हैं। इस देश में 174 बरस पहले महात्मा ज्योतिराव फुले, जो अति पिछड़े जाति से आते थे, महाराष्ट्र में पढ़ाई के लिए पहला प्रयास किया। उन्होंने अपनी पत्नी माता सावित्री बाई फुले को पढ़ाया और उनसे कहा, तुम लड़कियों को पढ़ाओ, मैं लड़कों को पढ़ाता हूँ। अंग्रेज का राज था तो ज्योतिराव फुले पढ़ाई लिखाई की शुरुआत करने में कामयाब हुए। रामराज होता तो शायद संभोग की तरीके से गर्दन काट दी जाती। ये अवसर उनको नहीं मिल पाता। छत्रपति साहू महाराजा कोल्हापुर नरेश ने उस मुहिम को आगे बढ़ाया। पेरियार वी रामास्वामी नायकर ने उस मुहिम को पूरे दक्षिण भारत में कन्याकुमारी तक फैलाने का काम किया। आदरणीय नारायणा गुरुजी ने उस आंदोलन को गहराई तक और गहरे अर्थों में जन जन तक फैलाने का काम किया और इस समग्र मुहिम को यूनाइट करते हुए परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने उसको एक सूत्र में पिरोकर और राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाने की कोशिश करते हुए हम देखते हैं। मानवर कांशीराम साहब ने इसको और गहरे अर्थों में विस्तार देने का और जन जन तक फैलाने का मेरी आज भी बहुत सारे पत्रकारों से, मीडिया बंधुओं से, लेखकों से, सामाजिक और राजनीतिक विश्लेषकों से बात होती है तो ये बात स्पष्ट रूप से स्वीकार की जाती है कि गली कूचे का, गांव गली का जितना विराट जनाधार, राष्ट्रव्यापी जनाधार मानवर कांशीराम जी ने बनाया, भारत में कोई दूसरा नेता इतना बड़ा गली कूचे का जनाधार नहीं बना सका। हाँ, मीडिया के प्रोजेक्टर लीडर हुए हैं और भी दूसरे तरीके से प्रपोज किए गए लीडर हुए हैं, पर निर्धनों की ताकत के बल पर अपने पैरों पर खड़े होकर और गांव गली कूचे तक पूरी जिंदगी इसके लिए और मरते दम तक जब उनको ब्रेन स्ट्रोक पड़ा तो उस दिन भी वो गोदावरी जिले में सभा को संबोधित कर रहे थे। तो इसलिए हमारी ऐसी मान्यता है, दृढ़ विश्वास है कि इन महापुरुषों ने जो हमें रास्ता दिया है, महापुरुष बहुत भी हुए हैं, उनके प्रति भी हमारा श्रद्धा है, सम्मान है, आदर है। कोई ज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, कोई वीरता के क्षेत्र में, पर जो मूल समस्या है इस देश में वर्ण व्यवस्था की, मनुविधान के द्वारा संचालित सामाजिक व्यवस्था जो
गैर बराबरी के आधार पर शोषण और जुल्म पर खड़ी है, उसमें बदलाव लाने के लिए हमारी पुकार है, मन से पुकार उठती है। इसलिए इन महापुरुषों की मूवमेंट को पुनर्जीवित किया जाए, ऐसा हमारा दृढ़ता के साथ मानना है। क्योंकि लोकतंत्र तो 8 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में ही प्रस्तावित कर दिया गया बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा, और अंग्रेजों ने उस पर सहमति व्यक्त किया। और 1932 के कम्युनल अवार्ड में उसकी उद्घोषणा भी हमें नज़र आती है। 1935 के सेकेंड इंडिया एक्ट में एक विधिवत तरीके से भारत में लोकतंत्र को विधि मान्यता मिली, स्वीकार्यता मिली, कानूनी दर्जा मिला। 1936 में प्रथम आम चुनाव हो गए। पर उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस तरीके से 15 लोग खड़े किए, 13 लोग जीत गए इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के माध्यम से, तो इस देश का जो अल्पजन प्रबुद्ध समाज है, जो शोषक भी है, हमारी समस्या का मूल कारण भी है, उनके कान खड़े हो जाना, उनके पिड़ुरिया कांप जाना, ये स्वाभाविक ही था। और लिहाजा पूरा लोकतंत्र धनतंत्र में बदलने की प्रक्रिया हम देखते हैं कि 1940 के बाद ही प्रारंभ कर दी गई। वोटों की बिकवाली एक तरकीब निकाली गई कि अगर वोट बेचने को लोग तैयार हो जाएं तो चुनाव फिर वोटों से नहीं होगा, नोटों से हो जाएगा। अगर चुनाव वोटों से होता है तो वो जीतेंगे जिनके पास वोट ज़्यादा हैं, जिनके पास जन समर्थन ज़्यादा है। पर अगर चुनाव नोटों से होगा तो वो निश्चित रूप से जीतेंगे जिनके पास नोट ज़्यादा हैं। तो हमारे आपके पास क्या ज़्यादा है, वोट या नोट? हमारे पास वोट ज़्यादा हैं। नहीं, कुछ भाई कह रहे हैं नहीं नोट ज़्यादा है। कितने लोग कह रहे हैं कि नहीं नोट ज़्यादा हमारे पास? कोई साथी नहीं, डरने की बात नहीं है। कोई यदा कदा हो तो कहें कि नहीं हमारे पास नोट ज़्यादा है, हाथ उठाएं। कोई नहीं है जो ये कह सके मजबूती से कि हम नोटों की लड़ाई में हम अल्पजनों को पराजित कर देंगे। आदरणीय जस्टिस साहब के शब्दों में कुलीन तंत्र को पराजित कर देंगे नोट से। कोई ऐसा दावा करता हुआ मुझे आज तक नहीं मिला है। पर हम वोटों से पराजित कर देंगे तो न केवल दावा है बल्कि ये कृतार्थ भी हुआ है, ये करके भी दिखाया गया है। इसलिए हमें मानवर कांशीराम साहब जो चुनाव का पूरा नजरिया 1942 के बाद वोटों की बिकवाली शुरू हुई, जनता को सिखाया गया। और यह इसलिए हो सका कि मेरे भोले भाले समाज को वोटों की कीमत का ज्ञान ही नहीं था। तो वोटों की कीमत का ज्ञान न होने के कारण और ये बिकवाली प्रारंभ हो सकी और ये परवान चढ़ सकी। वोट बिकने लगा तो चुनाव वोटों की बजाय नोटों से होने लगा। तो स्वयं बाबा साहब अम्बेडकर जो लोकतंत्र के प्रणेता हैं, लोकतंत्र के शिल्पी हैं, लोकतंत्र को भारत में स्थापित करने वाले हैं, वो तक आगे कोई चुनाव नहीं जीत सके। वो पराजित होते रहे। हमारे बंगाल से चल के आए हैं तो बंगाल के खुल्ला जयसोर के लोगों ने उनको निमंत्रित किया 1946 में जोगेनाथ मंडल साहब ने कि आपको बम्बई के लोग हरा दिए, हम उम्मीद करते थे कि आप जीत के आएंगे और संविधान सभा में हमारे लिए विधान की रचना करेंगे। तो हम जीते हैं पर हम वो नहीं कर सकते
जो आप कर सकते हैं। इसलिए जोगेंद्रनाथ मंडल जी ने बहुत, हम उनके कृतज्ञ हैं। पूरा देश का बहुजन समाज आदरणीय जोगेंद्रनाथ मंडल जी का आजीवन युगों युगों तक ऋणी रहेगा कि अगर जोगेंद्रनाथ मंडल ने सीट नहीं खाली की होती और बाबा साहब अम्बेडकर को खुला जयसोर से नहीं ले गए होते तो शायद बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में पहुंचने का मौका नहीं मिलता। एक बड़ा त्याग था जोगेंद्रनाथ मंडल जी का। तो जोगेंद्रनाथ मंडल जी बाबा साहब अम्बेडकर को लेके गए और वहां से जिता के भेजा, पर कहते हैं मुड़ मुड़ाते ओले पड़े। बाबा साहब अम्बेडकर जीत के आए और खुलना जयसोर के इलाके को बाजबरिया पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया कि ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान जाओ। बाबा साहब अम्बेडकर फिर परेशान हुए, पर उनकी अंग्रेजों को जो समझाने की क्षमता थी, उनकी जो विद्वता थी, उस विद्वता के कारण उन्होंने उनको समझाया और फिर राज्यसभा की एक सीट पूना से खाली हुई और वहाँ से बाबा साहब अम्बेडकर इलेक्ट होकर संविधान सभा के लिए जीत के आए। तो इस तरीके से मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर तक नहीं जीत सके तो मानवर कांशीराम साहब ने 1980 के बाद इस बारे में गहनतम विचार किया कि लोकतंत्र कैसे कामयाब हो सकता है जब इसको नाकामयाब बना दिया गया है। तो उन्होंने गौर किया कि पहली समस्या हमारी कि हम हैं 85% पर 6000 टुकड़े हैं। एक एक टुकड़ा 1% से भी नीचे का है। तो इसलिए अल्पजन जीतता है, हम बहुजन हारते हैं। तो अगर इन टुकड़ों को इकट्ठा कर दिया जाए तो फिर हमारी पराजय विजय में बदल सकती है। तो इसलिए उन्होंने बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़ना शुरू किया और इसके लिए मंडल कमीशन रिपोर्ट को लागू कराने का 6 वर्षों तक का निरंतर चलने वाला आंदोलन 1984 से प्रारंभ हुआ। 1984 में मंडल रिपोर्ट लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, पिछड़े वर्गों को आंदोलन देना होगा। ये रणनीति, ये वो कामयाबी जो ये आंदोलन 6 चरणों में चल कर के कामयाब हुआ और मंडल रिपोर्ट 7 अगस्त 90 को लागू हुई। तो उसमें बड़े पैमाने पर, मैं यहाँ पर हमारे पिछड़े वर्ग के भाई काफ़ी संख्या में आए हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। पर मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि क्या आंदोलन के रूप में प्रेस बयान बहुत लोगों के हुए, पर क्या आंदोलन के रूप में सड़क पर निकल करके उस दौर के नेताओं ने या पार्लियामेंट के अंदर क्या मंडल रिपोर्ट के लिए आवाज़ बुलंद की गई? मुझे कोई नज़र नहीं आता है। मुझे मानवर कांशीराम साहब ने बताया कि आदरणीय चंद्रजीत यादव से कहा, निवेदन किया गया कि आप इसको उठाइए, लागू कीजिए। तो उन्होंने कहा कि हमारा टिकट कट जाएगा। ये टिकट ऐसी मजबूरी हमारी गले की फांस बन गई कि उसके कारण, और टिकट छापने की सारी मशीनें उनके पास हैं, तो इसलिए टिकट छापने की एक नई मशीन तैयार की गई। और नई मशीन जो टिकट छापने की आई तो संसद के अंदर संघर्ष हुआ और संसद के बाहर हम उसमें शरीक रहे उस आंदोलन का साझीदार होने के नाते। तो प्रथम चरण में आरक्षण समर्थक संगोष्ठियाँ, दूसरे चरण में आरक्षण समर्थक साइकिल रैलियाँ, तीसरे चरण में आरक्षण समर्थक क्षेत्रीय सम्मेलन, 52,000 की रैली, 52,000 की थैली, और उसके बाद ये संसद के अंदर जो बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर सांसद जीते तो मानवर कांशीराम जी के निर्देश पर वो वहाँ पर मुंह खोला और 14 अप्रैल 90 से 31 मई 90 तक
48 दिन का लगातार चलने वाला जेल भरो आंदोलन, बोट क्लब पर लगभग 1 लाख आदमी डेरा डाल के दिल्ली में पड़ा रहा और मंडल रिपोर्ट लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। हम सुनी सुनाई पढ़ी लिखी बात नहीं, हम साझीदार होने के नाते मैं गवाही देता हूँ कि उस आंदोलन में हमारे आदरणीय लालमणि प्रसाद जी पूर्व सांसद पहुँचे हैं और मैं उनसे विनती करूँगा, वो बहुजन सेवा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो आए और स्थान भी ग्रहण करें। काफ़ी मैं ध्यान नहीं दे पाया, उनका ताली बजा के हम लोग स्वागत करते हैं। तो इस तरीके से ये बात बहुजन बनी। दूसरा खतरा कि वोट की बिकवाली को रोकने का, बिखरे हुए टुकड़े तो इकट्ठा हो गए परंतु वो वोट बिक जाता है तो लोकतंत्र नाकामयाब हो जाता है। पहली समस्या दूर हुई, 6000 टुकड़ों में बिखरे हुए लोग, सभी टुकड़े ना सही, पर 1983 में बंगलौर में मानवर कांशीराम जी का वक्तव्य है कि मैं 600 टुकड़ों को, 600 जातियों को एक मंच पर लाने में कामयाब हुआ हूँ। जुलाई 2003 में उन्होंने ऐसा वक्तव्य दिया जो बहुजन संगठक में छपा। तो इसलिए हमें नजर आता, उन्होंने कहा कि जिस दिन मैं 1000 जातियों को एक मंच पे ले आऊँगा तो हम नंबर 1 की पॉलिटिकल पावर इस देश में बन जाएंगे। तो इसलिए परंतु दूसरा काम शुरू हो गया, बिखरे हुए टुकड़े इकट्ठा हुए, बिकते हुए वोट न बिकने वाला समाज में तब्दील हुआ, परंतु फिर थोक वोटों की बिकवाली, दुश्मन ने नए रास्ते खोजे और जब देखा कि जनता के वोट बिकना बंद हो गए हैं तो दलित पिछड़ा आधारित जितनी पार्टियां हैं वो सब विजेता बनती जा रही हैं और उच्च वर्ग आधारित जितनी पार्टियां हैं वो उनका साइज सिकुड़ता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी का साइज सिकुड़ता गया और भारतीय जनता पार्टी का जो विस्तार था वो अवरोध बना, रुक गया। तो इसलिए उन्होंने ये कहा, तय किया, खास करके 16 दिसंबर 1993 को 16 दिसंबर 1993 को उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर जब उनकी ठुकाई हुई, पिटाई हुई उनकी, तो कई लोग खून बहे, खून रक्त रंजित तस्वीरें उनकी अखबारों में छपी। तब उन्होंने भारी घबराहट हुई कि भाई रास्ता खोजना होगा। तो रास्ता उन्होंने खोजा कि सरकार बनाना जरूरी है, बिना सरकार के मारे जाएंगे, सरकार कैसे बने, वोट तो कम है हमारे पास। तो उन्होंने तय किया कि चुनाव अगर पुनः नोटों से हो तो फिर हम विजेता हो सकते हैं। तो उन्होंने तय किया कि जनता वोट बेचने को तैयार नहीं है। ऐसा तैयारी की गई है कि जनता नहीं वोट बेचेगी, पर इकट्ठा है वोट, इकट्ठा हुआ वोट बिकवाया जा सकता है। इकट्ठा हुए वोट बिकवाने के लिए इनफिल्ट्रेशन करना होगा, घुसपैठ करनी होगी। घुसपैठ हुई और घुसपैठ के बाद फिर इकट्ठा वोट बिकना चालू हुआ तो आपके जीतने का ग्राफ घटने लगा, घटने लगा, घटने लगा। जब वोट की बिकवाली बंद हुई तो इसका फायदा केवल बहुजन समाज पार्टी को नहीं मिला, बल्कि समाजवादी पार्टी, आरजेडी, नेशनल कांग्रेस पार्टी और आरएलडी और इन सबको मिला। और सबके डेलीगेट बड़े पैमाने पर, चूंकि वोट की बिकवाली जब बंद हुई तो वो केवल दलितों में नहीं बिकवाली बंद हुई, पिछड़े वर्गों में भी बंद हुई और ये आदर्श बना। तो इसलिए और जब इकट्ठा वोट बिकने लगा
तो अब इसमें कोई इकट्ठा वोट बेचने में फिर कोई पीछे नहीं रह गया। चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश के दोनों खेमे हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वीर सेनानी हो, इकट्ठा वोट बोरे में भर भर के बिका तो आपका हाल ये नज़र आता है। इसलिए इकट्ठा वोट को अगर बिकवाली रोक ले, 2018 में हम लोगों ने इस बात की तैयारी के लिए अपील करना शुरू किया तो आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं 2019 में। पर इकट्ठा वोट तो बिकना बंद नहीं हुआ, परिणाम पुनः आपके सामने है। तो ये आंदोलन पुनर्जीवित पुनः कैसे हो, तो इस बारे में मैं आपसे बहुत मजबूती से कहना चाहता हूँ कि मानवर कांशीराम साहब की जो छोटे साधन से बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने की रणनीति है और हमारे समाज का जो संसाधन वर्ग है, बौद्धिक वर्ग है, उसको शोषक के हित में है कि उसको सेल्फिश बनाया जाए, उसको डराया जाए और डरा करके उसको कहा जाए कि समाज के चक्कर में मत पड़ो, अपना करो, अपना देखो। अगर उसकी ऐसी भावना हो जाए तो फिर ये समाज लाचार होने में कोई विलंब नहीं होगा। पर मानवर कांशीराम साहब ने जो 18 मार्च 1956 को बाबा साहेब अम्बेडकर की आगरा में निराशा हम देखते हैं, उसको आशा में संचार किया और पे बैक टू सोसाइटी के माध्यम से ये बड़ी उपलब्धि हमें प्राउड है उन अधिकारी कर्मचारियों के ऊपर कि जिन्होंने मानवर कांशीराम की सीख मान करके न केवल धन बल्कि अपना हुनर और अपना सबसे बेशकीमती परिश्रम, बेशकीमती मार्गदर्शन समाज को देने का काम किया और वो बेशकीमती मार्गदर्शन के कारण आप पुनः आगे बढ़े, आपका आंदोलन ऊंचाइयों पे गया, आप आगे बढ़े हैं और एक बड़ी सुखानुभूति, एक आपको पावरफुल महसूस किया है। इसलिए हम ये आपसे क्या आह्वान करना चाहता हूँ कि छोटे साधन से बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने की जो ये सीमित साधन की नीति है, ये बहुत ही कारगर है और उस नीति के कारण ही उत्तर प्रदेश में 1 सैकड़ा से ऊपर लोग जीत करके विधानसभा लोकसभा में पहुँचे हैं। मजदूरों के बेटे बिना पैसे के बल पर और परिश्रम बल पर, और उसका एक उदाहरण मैं दद्दू प्रसाद आपके सामने गवाही देने के लिए खड़ा हूँ। एक बंधुआ मजदूर का बेटा, मेरे फादर अभी 5 साल पहले डेथ हुई, तो एक बाउंडेड लेबर का बेटा भी ये सीमित साधन की जो सोच है, कोई है माई का लाल, कोई है पार्टी आज की तारीख में, कोई है मार्गदर्शक जो निर्धन के बेटे को भी ललकार के कहे कि चलो इस धन के अभियान में भी, इस माहौल में, नोटों वाले अभियान में भी हम आपको जिता के लाएंगे और आपको निर्भीक नेता बनाएंगे। हाँ, वो जिताते हैं तो चमचा और पिछलग्गू और गुलाम बना के रखते हैं, पिट्ठू बना के रखते हैं, उनकी सेल्फ वॉइस, उनकी स्वयं की आवाज़ को आगे आने नहीं दिया जाता है। इसलिए पर मानवर कांशीराम साहब वो महान शख्सियत हैं जिन्होंने महापुरुषों के सपने को साकार किया है। जो महापुरुष आप तस्वीरों में देख रहे हैं, इन सब के सपने को उन्होंने कंक्लूड किया, इकट्ठा किया, संग्रहित किया और उनको कामयाब बनाने का अभियान चलाया। हमारी दिली ख्वाहिश है कि छोटे साधनों से जो मुझे नजर आता है, जो मानवर कांशीराम साहब ने किया, हमने उनसे कहा कि साहब आप छोटे साधन की बात करते हैं, निर्धन के पास तो साधन ही नहीं, ना छोटा ना बड़ा। तो उनका अच्छा, तो उन्होंने कहा 2 पैर तो हैं तुम्हारे पास, अब पैर मैं कहाँ चुरा ले जाता, मैं बहानेबाज आदमी, मक्कार, कामचोर आदमी मैं, तो मैं पैर कहाँ चुरा ले जाता। पैर तो उनके सामने थे, तो मुझे कहना पड़ा कि हाँ साहब पैर तो हैं, पर पैर से क्या होगा। तो उन्होंने कहा
कि पैर से पदयात्रा हो जाती है, पैदल चल दिए 30-30 किलोमीटर प्रतिदिन उन्होंने पैदल चल करके और अपने मिशन को जन जन तक फैलाने का काम किया। तो हम जैसे निकम्मे भी प्रभावित हो गए उससे, हम जैसे नालायक भी उनसे प्रभावित हो गए। फिर उन्होंने कहा कि भाई पैर भर थोड़ी है, बिना डीजल पेट्रोल के चलने वाली 2 पहिए का साधन भी आ गया है तुम्हारे पास, घर घर पहुंच चुका है, साइकिल नाम है उसका। तो हमें कहा साइकिल से कहीं राजनीति होती है? साइकिल से आप भी कह सकते हैं। इस हाल में मौजूद शायद आधे से ज़्यादा लोग कहेंगे कि हाँ, साइकिल से कहीं सत्ता प्राप्त की जा सकती है। क्या बकवास भूल भुलैया की बातें कर रहे हैं। पर मानवर काशी राम जी ने 40 दिन का टूर प्रोग्राम बनाया, 4200 किलोमीटर साइकिल पे चल के, जिसमें आज 2-3 महान विभूति यहाँ बैठी हैं जो साइकिल पे चल करके, हम लोग तो खैर बुंदेलखंड में ही हजारों किलोमीटर साइकिल से घूमे, इलाहाबाद तक गए, पर माननीय एमटी बोरकर साहब, खादिम अब्बास साहब, आदरणीय बाबू रामाधीन जी, ये वो शख्सियत हैं जो उनके साथ साइकिलों से हजारों किलोमीटर तक गए और उनका साथ दिया। फिर अपने इलाके में आकर के वो जो सीखा, वो सीख को जन जन तक फैलाने का काम किया। तो हजारों हम जैसे निकम्मे और नालायक भी लायक बन गए, निकम्मे पौरुषे बन गए, कामगार बन गए और ये आंदोलन फलीभूत हो सका। तीसरा उन्होंने कहा कि अभी आपके पास और भी साधन है। हम कहा और क्या है साहब? कहा 2 हाथ है तुम्हारे पास। हम कहा 2 हाथ से क्या होगा? तो उन्होंने इलाहाबाद के तेज बहादुर सप्रू मार्ग 4 नंबर बंगला में हम थे, तो नील घोरी डब्बे में ब्रश उठाया और नील से लिख दिया, ओठ हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। 85 पर 15 का राज नहीं चलेगा नहीं चलेगा लिख दिया और कहा कि हाथ से हाथी बन जाता है, हाथ से लिखा जा सकता है। जांजगीर का चुनाव, इलाहाबाद का चुनाव उन्होंने छोटे साधनों का अभिनव प्रयोग किया और कामयाब बनाया। फिर उन्होंने कहा कि अभी और हैं, मैं चुप नहीं गए हैं तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कोई साधन नहीं है, पर बड़े साधन हैं। हम कहा और क्या है? कहा वोट के साथ नोट मांगो, जिससे वोट मांगो उसी से नोट मांगो। अरे हम कहा साहब नोट मांगेंगे तो वोट और बिछक जाएगा, क्या उल्टी बातें सिखा रहे हैं। तो उन्होंने इलाहाबाद में डब्बा लेकर के खुद चले, लिखवाया उसमें कि वोट के साथ नोट मांगो अभियान, और आगे आगे खुद चले, बैनर लगवाया, वोट के साथ नोट मांगो अभियान। 5 दिन तक 30-30 किलोमीटर की पदयात्रा किया। फिर हजारों लोग साइकिलों से चले, पर गांव-गांव तक जनसंपर्क हुआ, प्रचार हुआ। तो बीपी सिंह जैसे महान शख्सियत को भी, जो हेलीकॉप्टर से चुनाव प्रचार कर रहे थे, लज्जा महसूस हुई। उन्होंने ऐलान किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि मैं अब आगे का चुनाव अभियान हेलीकॉप्टर से नहीं 2 पहिया वाहन से करूँगा। बेचारे राजा आदमी थे, साइकिल चलाना जानते नहीं थे, तो आगे का चुनाव अभियान उन्होंने मोटरसाइकिल से कैंपेन किया। तो बड़ी शख्सियतें भी झुकाई जा सकती हैं, सच्चाई के रास्ते पर लाई जा सकती है। इसलिए हम ये प्रत्यक्षदर्शी हैं इसके। और उन्होंने कहा कि अभी और भी है आपके पास, परिश्रम का बल है, तुम्हारा चरित्र बल है, जो तुम्हारे दुश्मन के पास नहीं है। तुम्हारा मिशन पवित्र है, महान है, उच्चतम है, श्रेष्ठ है। उस महान इंसानियत के मिशन को जन जन तक पहुंचाने के लिए तुम डरते क्यों हो, घबराते क्यों हो? आगे आओ, तुम्हारे पास नैतिक बल है, मॉरल अथॉरिटी है, चरित्र बल है, इसका यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं आप। हमने इसको यूटिलाइज किया, उपयोग किया, तो कामयाब हुए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परिश्रम बल, बौद्धिक बल,
चरित्र बल, नैतिक बल जब आपके अंदर आता है और बौद्धिक बल आप लर्न करते हैं, सीखते हैं, तो एक अद्भुत बल आपके अंदर जो अद्वितीय है, क्लाइमेक्स है, वो पैदा होता है आपके अंदर, जिसको कहा जाता है सेल्फ कॉन्फिडेंस का बल, आत्मविश्वास का बल। और ये अजेय है। आत्मबल जिसके पास है, बड़े बड़े असलहे वाले भी पराजित हो जाते हैं और आत्मबल वाला विजेता बन जाता है। ये बल हमें उपयोग में लाने होंगे। तो मैं आपसे इन बलों के बारे में अपील करना चाहूँगा। तो निश्चित रूप से मुझे प्राउड है, मुझे भरोसा है कि इस पर मैं इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।